जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आम बजट के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो आम बजट के लिए जो हाल ही में 22 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा पेश की गई है। तो इस वीडियो में जानना चाहेंगे कि आम बजट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके कितने घटक हैं और 2024 का आम बजट का मुख्य विशेषता क्या है। तो देखिए, आज इस वीडियो में जानना चाहेंगे। बजट का तात्पर्य होता है किसी देश के एक वर्ष की आय एवं व्यय की वार्षिक विवरण इसमें शामिल होता है। तो जानते हैं कि बजट की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ। वहाँ के प्रधानमंत्री रॉबर्ट वारफोर के द्वारा चालू किया गया, ये बजट की प्रथा चालू किया गया। तो जानते हैं भारत में बजट प्रक्रिया कब से स्टार्ट हुआ और भारत में सर्वप्रथम किसने बजट पेश किया। भारत में पहला बजट लॉर्ड कैनिंग के समय 1860 ईस्वी में हुआ। उस समय वित्त मंत्री जेम्स विलियम द्वारा प्रस्तुत किया गया, इसलिए भारत के बजट का प्रस्तुत का जनक जेम्स विलियम को कहा जाता है। अब देखते हैं कि भारत जब आज़ाद हुआ तो स्वतंत्र भारत में बजट किसने पेश किया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1950 ईस्वी में वित्त मंत्री जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया। उस समय रेल बजट और आम बजट एक साथ था, लेकिन एक वर्ष समिति के रिपोर्ट के अनुसार आम बजट और रेल बजट को अलग कर दिया गया और दो बजट बना दिया गया। हमारे भारतीय संविधान में बजट का कहीं भी उल्लेख नहीं है, लेकिन उसके जगह आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया गया है, उल्लेख किया गया है, जिसका तात्पर्य कि हर एक वर्ष में आय व्यय की लेखा जोखा संसद में पारित पेश किया जाएगा। तो जानते हैं कि बजट कितने प्रकार के होता है। तो विषय आधारित है। विषय आधारित बजट पहला आता है शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट का तात्पर्य ऐसा बजट जब पिछला वर्ष से लेन देन आय व्यय का लेखा जोखा छोड़ के नए सिरे से किया जाता है, तो उसे शून्य आधारित बजट कहा जाता है। भारत में शून्य आधारित बजट 1924 में सर्वप्रथम पेश किया हुआ था। अगला जेंडर आधारित बजट। जेंडर आधारित बजट की स्त्री पुरुष के लिए खास प्रावधान किया जाता है और उसके लिए खास रणनीतियाँ कानून बनाया जाता है, उसके लिए आरक्षण के लिए और प्रभावी स्त्री सशक्तिकरण के लिए किया जाता है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला, ऐसे योजना है जो जेंडर आधारित बजट के अंतर्गत पेश हुआ था, जो किसी खास जेंडर के लिए विकास के लिए जेंडर आधारित बजट पेश किया जाता है, जो सर्वप्रथम 2005-06 में भारत में प्रस्तुत किया गया था। तो आगे देखते हैं इसके प्रकार में। आगे का समय आधारित बजट प्रकार देखते हैं। तो पहला आम बजट। आम बजट का तात्पर्य संपूर्ण आय एवं व्यय का अनुमान एक वर्ष के लिए, पूरी वित्तीय वर्ष के लिए लगाया जाता है, उसे आम बजट कहते हैं। जो हाल ही में जो पेश हुआ उसको भी आम बजट कहते हैं। अब अगला देखते हैं अंतरिम बजट। अंतरिम बजट मतलब जब सत्तारूढ़ दल जो रहता है, जैसे प्रधानमंत्री जो 2022 में उस समय अंतिम चुनाव के दौरान जो बजट पेश हुआ था उसको कहते हैं अंतरिम बजट। ये अंतरिम बजट का तात्पर्य जो सत्तारूढ़ दल है वे अंतिम चुनाव के लिए जो आय व्यय का अनुमान लगाते हैं उसको अंतिम बजट कहते हैं। अगला होता है वोट ऑन अकाउंट। यदि बजट पास नहीं हो तो सरकार के लिए और मतलब नौकरी जितनी है और सामान्य गतिविधियाँ चलाने के लिए उसके पैसा की आवश्यकता है, तो इसलिए वोट ऑन अकाउंट बजट पेश किया जाता है। इसमें सरकार की तत्काल समस्याओं को समाधान करने के लिए इसमें पैसा निकाला जाता है। अब देखते हैं बजट प्रक्रिया। बजट प्रक्रिया किस प्रकार पेश हुआ जाता है, किस प्रकार आगे वो प्रोसेस होता है, इसके बारे में जानते हैं। बजट प्रक्रिया वित्त मंत्री द्वारा, जैसे वित्त मंत्री सीतारमण जी हैं, सीतारमण जी द्वारा लोकसभा में पहले परिचय देते हुए भाषण दिया जाता है। भाषण देने के बाद उसमें शामिल दस्तावेज में होता है वार्षिक वित्तीय विवरण, जो मतलब बजट पेश हुआ होता है उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदान मांग और विनियोग बिल, ये सब उसमें होता है, उसकी चर्चा होता है, वे भाषण देते हैं। तो अब देखते हैं दो जो बजट होता है वो दो चरण में पेश होता है, दो चरण में आगे होता है। पहला होता है सामान्य चरण। सामान्य चरण तो अब देखते हैं सामान्य चर्चा की विशेषताएं। तो बजट प्रस्तुति के अगला दिन ही सामान्य चर्चा होती है। बजट पर सामान्य चर्चा होते हैं।
उस दिन मतदान नहीं होता है, केवल चर्चा होती है, उस पर बहस होती है। जो अनुदान जो मंत्री को मतलब जो योजना के लिए पैसा आवंटित हुआ है उस पर बहस होता है, सामान्य चर्चा होता है लोकसभा में और राज्यसभा में। हम जानते हैं कि हमारे संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के वित्त विधेयक इस बजट के लिए विशेष शक्तियाँ है उसके पास, तो इसलिए राज्यसभा में केवल सामान्य चर्चा होती है। सामान्य चर्चा के बाद विस्तृत चर्चा होती है। इस दिन अनुदान जो योजना के लिए आवंटित पैसा हुए उस पर अनुदान पर मांग पर विचार होती है, बहस होता है लोकसभा और राज्यसभा में। केवल विस्तृत चर्चा केवल लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं होता है। राज्यसभा में केवल सामान्य चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद मतदान होता है कि जो मतलब पैसा आवंटित किया गया है मंत्रालय को, जैसे मान लेते हैं रेल मंत्रालय को 1 लाख करोड़ के लिए आवंटित किया गया, तो उस पर सांसद मतदान करते हैं, यदि सहमति होते हैं तो उतना आवंटित होते हैं, फिर आगे प्रोसेस होते हैं। तो इस राज्यसभा में विस्तृत चर्चा नहीं होता है, सामान्य चर्चा केवल होता है, मतदान का अधिकार नहीं है उसका। फिर इसके बाद विनियोग विधेयक पेश किया जाता है, जो भारतीय संविधान के 114 आर्टिकल में है। विनियोग विधेयक जब अनुदान पर मांग हो जाता है तो विनियोग विधेयक को पेश किया जाता है, जो समेकित कोष से बाहर अनुदान की अनुमति देता है। विनियोग विधेयक जो अनुमति देता है कि जितनी मतलब आवंटित किया गया है, जो पैसा आवंटित किया गया है वह सही है, इस योजना के लिए इतना है। तो विनियोग विधेयक पास हो जाने के बाद ही मंत्रालय को या मान लीजिए शिक्षा मंत्रालय को पैसा आवंटित हो जाता है कि छात्रवृत्ति के लिए, तो छात्रवृत्ति के लिए आवंटित हो जाता है। इस प्रकार विनियोग विधेयक, तो विनियोग विधेयक भारत के जो जितना पैसा उसका रक्षक है, यानी जो अनुदान की मांग हो जाने पर ये बाद में विनियोग विधेयक पेश किया जाता है। इसके बाद में आम बजट प्रस्तुति के कुछ दिन बाद लोकसभा अध्यक्ष जिस दिन टाइम तय करे उस दिन वित्त विधेयक पेश होता है। वित्त विधेयक का तात्पर्य जितनी भी रिलेटेड मनी से होता है या कर से होता है और रिलेटेड जो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा तय किया जाता है उसको वित्त विधेयक कहते हैं, जो भारतीय संविधान 110 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। तो आम बजट की प्रस्तुति के बाद तुरंत लोकसभा में वित्त विधेयक पेश किया जाता है। और वित्त विधेयक की खास विशेषता है कि इसे केवल लोकसभा से ही पारित किया जाता है और राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा के केवल इतना ही शक्ति है कि उस विधेयक के ऊपर केवल सहमति दे सकते हैं या संशोधित के लिए मांग कर सकते हैं या अपने विचार को रख सकते हैं। इसके लिए 14 दिन तक ही उसके पास समय है, अन्यथा उसके पास से चला जाता है विधेयक और वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पास होता है। तो वित्त विधेयक की विशेष शक्ति लोकसभा में ही है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा केवल सहमति और संशोधित के लिए कर सकते, वो भी लोकसभा मान के लिए मान सके तो, नहीं तो वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पास किया जाता है। अब आगे देखते हैं बजट जब पेश किया जाता है तो उसके कितना घटक होते हैं। तो बजट का तात्पर्य कि आय व्यय का एक लेखा जोखा होता है, तो उसमें घटक देखते हैं। तो घटक को लोक राजस्व कहते हैं। लोक राजस्व का तात्पर्य सरकार की लेखा जोखा, जो मतलब जितना कमाए हैं और जितना मतलब खर्चा करेगा उसको, इसको भाषा में कहते हैं लोक राजस्व। तो लोक राजस्व का तात्पर्य सरकार के लेन देन को बताता है। तो अब इसमें घटक में सर्वप्रथम आता है सार्वजनिक आय। सार्वजनिक आय का तात्पर्य सरकार ने कितना कमाया, सरकार ने जो कमाया उसको सार्वजनिक आय कहते हैं। सार्वजनिक का तात्पर्य कि सभी लोगों का द्वारा, तो सरकार क्या है, सरकार सभी लोगों के समर्थन के द्वारा है, इसलिए सार्वजनिक आय कहते हैं। तो सार्वजनिक आय के भी देखते हैं कि उसके आगे कितने घटक होते हैं। तो सार्वजनिक आय का भी 2 घटक होते हैं, ये राजस्व आय और राजस्व व्यय। अब देखते हैं कि राजस्व आय क्या होता है, राजस्व व्यय क्या होता है। तो राजस्व आय वैसा आय होता है जिसका सरकार फिर दोबारा लौटाना नहीं पड़ता, मतलब ऐसा मतलब आय जो सरकार के पास आती है वे लौटा नहीं सकती हैं, वो उसके पास हो जाती है सरकार को। और ना देनदारी का तात्पर्य किसी देने को नहीं होता है, वे सरकार के ही हो जाता है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे टैक्स सरकार किसी आदमी से लेता है तो वे किसी फिर उसको चुकाना नहीं पड़ता है, टैक्स सरकार का हो जाता है, तो इसको राजस्व आय कहते हैं। तो राजस्व आय का तात्पर्य एक ही है कि जो सरकार पैसा कमाती है वे फिर देनदारी नहीं रहती है, मतलब देने को फिर उसको नहीं रहता है, फिर सरकार को ही पूरा हो जाता है, तो वैसा ही आय को राजस्व आय कहते हैं। तो टैक्स हो जाता है, जीएसटी हो जाता है। जीएसटी जो हर सामान पर जीएसटी लेता है ये सरकार, वो सरकार का ही फिर हो जाता है, ना लोगों को फिर पास वापस आता है, ना सरकार को देनदारियां रहना पड़ता है। जिससे जुर्माना, बहुत ऐसे क्षेत्र है जहाँ जुर्माना लगता है तो सरकार के पास होता है पैसा, तो वे जुर्माना फिर देनदारियां नहीं रहता है। तो ऐसे मतलब आय को राजस्व आय कहते हैं, राजस्व आय कहते हैं। अब अगला देखते हैं पूंजीगत आय। पूंजीगत मतलब होता है ऐसा आय जो देनदारी मतलब जो लौटाना पड़ता है, जैसे कि हम किसी से ब्याज लेते हैं, पैसा लेते हैं तो उसके बाद फिर ब्याज लौटाते हैं, फिर मूलधन लौटाते हैं, तो उसी प्रकार होता है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत आय जो सरकार कमाती है उसको फिर देनदारियों को देना पड़ता है
उसको मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि उसको देना होगा आय को जो लिए हैं कमाए हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं बैंकों के एग्जाम, जैसे कि हम जानते हैं कि बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो सभी पैसा रखता है। तो बैंक को जो जमा करते हैं अपना पैसा वो रिजर्व बैंक में जमा रखते हैं। तो वे सरकार से उनको देनदारियों को लौटाना पड़ता है क्योंकि बैंक और किसी ने लगाया है, इसलिए देनदारी इस पर रहता है सरकार का। और बॉन्ड पेपर होता है और होता है बॉन्ड पेपर, इसको आगे जानेंगे बॉन्ड पेपर क्या होता है। ट्रेजरी बिल इस सब जो है पूंजीगत आय है। पूंजीगत आय का तात्पर्य सरकार को फिर देना पड़ता है, इस पर देनदारियां रहता है। लेकिन राजस्व आय ऐसा आय है जिसमें सरकार को देनदारियों को फिर देना नहीं पड़ता है। अब आगे देखते हैं कि सार्वजनिक जो अब सरकार जो आय कमा ली उसको व्यय मतलब व्यय करेगा तो उसको कितने घटक में बांटेंगे। व्यय मतलब खर्चा कितना किया, किस प्रकार किया, तो उसको ये हमारे संविधान 116 आर्टिकल में ऐसा वर्णित किया गया है। इसी प्रकार से घटक को बांटा गया है। सार्वजनिक व्यय भी दो प्रकार को बांटते हैं। राजस्व व्यय मतलब राजस्व खर्च है। राजस्व खर्च मतलब वैसा खर्च है जिससे ना कोई संपत्ति बनती है ना देनदारियां कमती है। तो ऐसा मतलब व्यय ऐसा जगह खर्च करता है जहाँ से फिर संपत्ति नहीं बन सकता है। जैसे हम लोग जितना अगर कमाएंगे और खाना खा लेंगे उससे, तो उससे मतलब संपत्ति नहीं बनेगा। यदि उससे मतलब और कोई चीज़ बिजनेस लगा दे लगा दे तो कुछ समय के बाद हमको प्रॉफिट मिल सकता है और बहुत तरह से। लेकिन ऐसा राजस्व व्यय ये सरकार जहाँ खर्च करता है, जहाँ फिर व्यय फिर मतलब उसको मिलता नहीं है ना, देनदारियों कम होता है। जैसे सब्सिडी सरकार प्रधानमंत्री कृषि के क्षेत्र में वो बहुत लाख करोड़ देता है, वो फिर वो संपत्ति नहीं बनता है, वो सरकार देता है सब्सिडी। और बहुत ऐसा है तो राजस्व व्यय कि ऐसा व्यय जहाँ सरकार की संपत्ति नहीं बनती है ना देनदारियाँ कम होती है, उसको राजस्व व्यय कहते हैं। अब पूंजीगत व्यय को जानते हैं कि पूंजीगत व्यय क्या है। व्यय जो संपत्ति बनाते हैं, यानी ऐसा सरकार जहाँ खर्चा करे जहाँ संपत्ति बने उसको पूंजीगत व्यय किया। देनदारियों को कम हो तब जानते हैं कि वैसा पूंजीगत व्यय क्या। एग्जाम्पल से समझते तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे भवन निर्माण, मान लीजिए सरकार को भवन निर्माण ये बहुत बड़ा कुछ प्रोजेक्ट परियोजना चालू किया है मतलब कर रहा है, तो उसमें बहुत ही पैसा लगेगा। लेकिन वे प्रक्रिया एक दिन का नहीं है, कम से कम 10, 20, 30, 40 साल चलेगा। तो उस जो पैसा खर्च होगा फिर उसके बाद में जो सरकार कमाएगा तो उससे पूंजीगत व्यय हो गया। जैसे उपकरण मशीन बहुत ऐसे सरकार विदेश से निर्यात करता है, उपकरण करता है जिससे मतलब हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हो। तो वे जो है वो पूंजीगत व्यय नहीं वो देनदारियों को कम करता है और संपत्ति बनाता है। जितना भी सरकार से लेते हैं, स्टेशन बनाते हैं, जो बनाते हैं, प्लेटफॉर्म बनाते हैं, एयरपोर्ट बनाते हैं, इस सब परियोजना बनाते हैं, इस जल परियोजना जितना भी चीज़ बनाते हैं सरकार, तो उससे पूंजी उपलब्ध होता है, यानी सरकार कमाते हैं तो उसको पूंजीगत व्यय कहते हैं। कि वहाँ जहाँ खर्च किया जहाँ जिससे पूंजी बने तो उसको पूंजीगत व्यय कहते हैं। अब देखते हैं जैसे कि अक्सर सुना जाता है बजट में कि भारत घाटा में चल रहा है, राजस्व घाटा और पूंजीगत घाटा, सार्वजनिक घाटा। तो जानते हैं घाटा क्या होता है। घाटा को हम किस प्रकार समझते हैं, तो घाटा को समझते हैं, घाटा मतलब कि मान लीजिए कि आप 5 रुपये कमाते हैं, 6 रुपये उड़ा देते हैं, इसको घाटा कहते हैं। इसमें 5 रुपये आप कमाएं या 6 रुपये आप खर्चा कर दिए, तो आप 1 रुपया किसी से लिए होंगे तभी खर्चा किए, इसको घाटा कहते हैं। तो समझते हैं राजस्व घाटा क्या है, जो भारत राजस्व घाटा में भी है। जो 2024 के आम जो बजट पेश हुआ उसमें भी भारत राजस्व घाटा है जो बता रहा है भारत की मतलब राजस्व घाटा है जो। तो जानते हैं राजस्व घाटा क्या होता है। तो राजस्व घाटा का तात्पर्य राजस्व व्यय, जो सरकार राजस्व में खर्च किया और उसको घटा देते हैं राजस्व आय। मान जाइए कि राजस्व व्यय में मान जाते हैं 10 रुपया खर्च किया और जो राजस्व व्यय यानी 10 रुपया खर्च किया और आय कमाया 9 रुपया, यानी व्यय खर्च कर दिया कितना 10 रुपया और आया कितना 9 रुपया। तो इसको सरकार का कितना घाटा हो गया 1 रुपया। यानी सरकार जो 1 रुपया है, 1 रुपया जो किसी से कुछ लोन लेगा या और कहूँ से ऋण लेगा या सरकार किसी भी प्रकार से, इसको राजस्व घाटा कहते हैं। तो राजस्व घाटा किससे घटाया जाता है, राजस्व व्यय मतलब इस सार्वजनिक व्यय में राजस्व व्यय का जो घटक होता है राजस्व व्यय में इसको घटा दिया जाता है, तो इसको राजस्व घाटा कहते हैं। तो भारत 2024 आम बजट में भी राजस्व घाटा है। अब आगे जानते हैं पूंजीगत घाटा क्या। पूंजीगत घाटा नहीं पूंजीगत व्यय, जिससे यहाँ पर देखेंगे पूंजीगत व्यय इसे घटा देते हैं पूंजीगत आय में। तो पूंजीगत व्यय में पूंजीगत आय को घटा देते हैं तो पूंजीगत घाटा कहते हैं। पूंजीगत घाटा को भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 10 करोड़ खर्चा किया और जो पूंजीगत आय यानी आय सरकार को केवल 5 करोड़ आया, तो इसमें घाटा कितना हो गया सरकार को, सरकार मतलब किसी प्रकार का चुकाएगा 5 करोड़, तो 5 करोड़। तो पूंजीगत घाटा कितना हो गया 5 करोड़, समझ सकते हैं।
फिर आगे देखते हैं सुवर्जनी घाटा। सुवर्जनी घाटा क्या है? सुवर्जनी घाटा मतलब सुवर्जनी जितना कमाया है उतना मतलब खर्चा किया है, उससे ज़्यादा खर्चा कर दिया है। कमाया है 10 करोड़ और खर्चा कर दिया है 15 करोड़, तो उसको सुवर्जनी घाटा कहते हैं। तो सुवर्जनी घाटा का तात्पर्य कि सुवर्जनी व्यय में से सुवर्जनी आय को घटा दिया जाता है, जितना फिर घट के आ जाता है उसको सुवर्जनी घाटा कहते हैं। तो सुवर्जनी घाटा को बजट घाटा भी कहते हैं, कि इसे आम तौर पर अर्थव्यवस्था की भाषा में बजट घाटा भी कहा जाता है, जो हमारे देश इस समय चल रहा है बजट घाटा में। तो आगे देखते हैं राजस्व घाटा। राजस्व घाटा क्या, यानी जो बजट घाटा यानी सुवर्जनी घाटा है उसमें हम ऋण भर सरकार जितना मतलब ऋण लिया है ये घाटा को कम करने के लिए पैसा लिया है, मतलब सरकार किसी दूसरे देश से बैंक से RBI से लोन लिया है, उसको ऋण जब जोड़ देते हैं बजट घाटा में तो उसको ऋण भार को जोड़ देते हैं, तो राजकोष घाटा कहते हैं, राजकोष घाटा। फिर अगला एक होता है घाटा प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा क्या है तो देखते हैं प्राथमिक घाटा। तो प्राथमिक घाटा कुछ नहीं, राजकोषीय घाटा। जो राजकोष घाटा है उसमें ब्याज जोड़ती है। ब्याज मतलब जो ऋण लिया सरकार उसको वो तो ब्याज देगा, क्योंकि जो ऋण लेता है तो उसको ब्याज देना ही तो स्वाभाविक है। तो इसके लिए जब राजस्व घाटा में ब्याज जोड़ देते हैं इसको प्राथमिक घाटा कहते हैं। तो इतना घाटा प्रकार का होता है, इससे बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो आगे देखते हैं, दो शब्द सबसे प्रचलित है बजट में, योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय। कि जानते हैं कि योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय क्या? तो योजनागत व्यय तात्पर्य हो रहा है योजना, यानी कोई योजना के मतलब कोई योजना से बनाया हुआ अनुमान। योजनागत व्यय मतलब जो व्यय पहले से अनुमान लगाया जा चुका हो, जिसको योजनागत व्यय कहते हैं। जैसे सरकार पहले से योजनागत व्यय का अनुमान लगाते हैं, जैसे कि कितना पूरा भारत में उसकी मतलब नौकरी कर रहे हैं, जैसे IAS IPS और ग्रुप ए बी ग्रुप सी का जितना क्लास और नौकरी मतलब जितना सर्विस है भारतीय केंद्रीय सेवा के अंतर्गत है उसको वेतन दिया जाता है। फिर विकासात्मक योजना लागू किया जाता है, जैसे जितना प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू कर देते हैं और बहुत लागू कर देते हैं, बहुत ऐसी योजना है। किसानों के लिए सब्सिडी है 4000 पैसा मतलब हर महीने के लिए, जो ये सब जितना भी योजना है लागू कर देते हैं। तो उसका पहले से योजना ये तय होता है कि कितना खर्च करना है, कितना लाख आवंटित होता है, तो उसको योजनागत व्यय कहते हैं, जिसका अनुमान पहले से लगाया जा चुका है। जैसे वेतन हो गया, विकासात्मक योजना हो रहा है, जैसे कि कहूँ पुल बनाना है तो वहाँ से पहले अनुमान लगाया जा चुका है कि कितना मतलब पैसा खर्च करना है, कितना लगेगा। तो ये दूसरा होता है गैर योजनागत व्यय, जिसका पूरा अनुमान नहीं लगाया जाता है, जो अचानक सरकार के लिए व्यय के लिए एक आ जाता है। जैसे कि कहूँ आपदा प्रबंधन हुआ, जिससे हाल ही में हुआ है वो केरल में हुआ है और केदारनाथ में हुआ, बहुत ऐसा हुआ है, भूस्खलन हुआ है जिससे बहुत लोगों की अति हो गई है। वहाँ पर आपदा प्रबंधन वहाँ जाएगा जिससे खर्च बढ़ेगा। जो योजनागत बने हैं, जो गैर योजनागत हो गया है जहाँ खर्चा हो गया है, जैसे सरकार और बहुत जगह तुर्की भूकंप आया था वहाँ पर सहायता भेजा था, तो यूक्रेन में संकट के समय भेजा था। तो ये जो योजनागत नहीं है, जो कभी काल मतलब तुरंत आ जाता है, समय पर आ जाता है, उसको गैर योजनागत कहते हैं। जो तुरंत आ जाता है मतलब जो कोई अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं खर्च के लिए, जैसे सहायता कि किसी देश के लिए सहायता सरकार जो अधिक करते हैं पैसा खर्च करते हैं उसको गैर योजनागत व्यय में जोड़ा जाता है। और जो सब्सिडी दिया जाता है, जो किसानों को सब्सिडी दिया जाता है, वह भी योजना के अनुसार योजनागत नहीं रहता है। अब आप जानते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है इस टॉपिक का जो चालू किए थे 2024 के आम बजट की विशेषताएं जान कि इस 2024 के आम बजट में कितने योजना के लिए सरकार प्राथमिकताएं दी। तो सरकार कुछ ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकताएं देता है। प्राथमिकताएं का तात्पर्य कि उस पर ज़्यादा सरकार खर्च करता है। तो ऐसे कुल 2024 के आम बजट में 9 क्षेत्र है जिस पर सरकार प्राथमिकताएं दिया है। तो देखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, छोटा अर्थ में, कि 9 जितना क्षेत्र किया है तो उसमें सरकार कितना किया है और कौन सी योजना कितना आवंटित किया गया है। तो देखिए कि पहला प्राथमिकताएं दिया गया है कृषि क्षेत्र में। तो कृषि क्षेत्र में इस बार बजट में 109 उच्च उपज वाले फसलें किस्म की मतलब इसको विकास करने के लिए मतलब इसके पैसा आवंटित किया गया है। और कृषि क्षेत्र में और बहुत सहायता देने के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये के लिए अनुमानित किया गया है, यानी अनुमान लगाया गया इतना बजट यानी व्यय किया जाएगा कृषि क्षेत्र में। तो आगे देखते हैं रोजगार कौशल विकास। इसमें 20 लाख युवाओं को 5 वर्ष में नौकरी यानी कौशल विकास करना है, उसकी मतलब कौशल क्षमता को डेवलप करना है। और ये 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण तैयार करना है, जहाँ पर युवाओं को कौशल विकास किया जाएगा। अगला मानव संसाधन, जो 2024 का आम बजट में प्राथमिकता था मानव संसाधन। तो इसमें पूर्वोदय पहल है। पूर्वोदय पहल का तात्पर्य बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और पूर्वी क्षेत्रों को व्यापक विकास के लिए पूर्वोदय पहल की योजना
किया गया है 2024 के बजट में। फिर व्यापक विकास के लिए पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जिसमें 63,000 गाँव के विकास शामिल है, जो वहाँ के बुनियादी ढांचा और संरचना के विकास किया जाएगा। विनिर्माण सेवाएं MSME, मिनिमम स्मॉल मीडियम इंटरप्रेन्योरशिप, जो MSME विनिर्माण में बहुत ही भूमिका निभाता है भारत के GDP में। उसके जो MSME का जो है प्रति आवेदक को 100 करोड़ रुपये तक वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा, इस बजट में कहा गया है। अगला शहरी विकास के लिए PM आवास योजना 2.0 को 1 करोड़ शहरों गरीब की आवास मुहैया कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत ऊर्जा सुरक्षा, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली, इसमें 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली दिया जाएगा, पर घर पर 300 यूनिट दिया जाएगा पर मंथ। अगला है बुनियादी ढांचा के लिए सरकार ने इस बार बजट में इतना करोड़ की आवंटित करने का घोषणा किया है। अगला जो 8वां में प्राथमिकताएं हैं नवाचार एवं अनुसंधान, इसमें 1 लाख करोड़ के लिए आवंटित किया गया है। अगली पीढ़ी का सुधार के तात्पर्य आर्थिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए FDI जो फॉरेन जो डेवलपमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, उसका नियम को सरलीकरण किया जाएगा और ये सब बहुत है, जिसके अंतर्गत आर्थिक विकास को सुनियोजित किया जाएगा। और 2024-25 का जो इस आम बजट का कुल प्राप्तियां है वो 32.7 लाख करोड़ है और इसका व्यय का अनुमान लगाया गया है 48.21 लाख करोड़, जिससे पता चलता है कि हमारा बजट एक घाटा में चल रहा है, जो क्योंकि प्राप्तियां कुल इतना 32.07 लाख करोड़, लेकिन व्यय 48.21 लाख करोड़ है, जो बजट घाटा का तात्पर्य है। और आगे देखते हैं, आपका स्क्रीन पर देखिए, यहाँ कर जो बजट में कर में जो स्लैब में चेंज हुआ वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और जितना भी विशेषताएं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर। और इतना ही, आप अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।